अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर ईशानूर। आप सब इस बात से आगाह होंगे ही कि हमारी ज़िंदगी का सबसे छोटा यूनिट सेल है और हमारा इंसानी जिस्म भी करोड़ों लाखों सेल से बना होता है। आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एक सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन इस स्टडी को हम कंप्लीट करेंगे दो हिस्सों में। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियाज के बारे में, जबकि दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे अमीबा, पैरामीशियम एंड वॉल्वॉक्स के बारे में, जो कि खुद भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जमीन पर बसने वाले उस जानदार के बारे में जो हमारे आसपास मौजूद है तकरीबन 3 अरब सालों से। वाओ, 3 अरब साल! ये तो डायनासोर से ही पुराने हैं। मोहसिन, मैं बैक्टीरिया के बारे में बात कर रही हूँ। बैक्टीरिया एक आम सा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे छोटे जानदारों में शुमार होता है और एक सेल पर मुश्तमिल होता है। बैक्टीरिया जो है हर वक्त हमारे आसपास मौजूद भी होता है, क्योंकि इसमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए मुफीद भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह भी। बैक्टीरिया मुर्दा पौधों और जानवरों के बेहतरीन डिकम्पोजर भी हैं। तो आइए बैक्टीरिया के बारे में कुछ डिटेल्स लेते हैं। बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। बैक्टीरिया की लंबाई 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। बैक्टीरियम के इर्द गिर्द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है और कोई वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर भी होते हैं और ग़िज़ाई अज्जा को दोबारा कारआमद बनाते हैं। अपनी शक्लों की बुनियाद पर बैक्टीरिया की 4 इक़साम में दर्जाबंदी की जाती है, जिनके नाम कोकाई, बसीली, विब्रियोस और स्पाइरुला है। बैक्टीरिया का सबसे आम इस्तेमाल क्या होता है? इमरान, ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन बैक्टीरिया दूध को दही और पनीर में तब्दील कर देता है। ये बात सही है ना मिस? बिल्कुल। ये सुन के मुझे ऐसा ही लगता है कि अब मैं मजीद दही खाया करूँगा। वैसे बैक्टीरिया यकीनन होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हमें ये कैसे मालूम हुआ बैक्टीरिया यहाँ मौजूद हैं? देखिए मोहसिन, हम इसे अपनी सादी आंख से तो देख नहीं सकते। इसके लिए हमें 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। चलिए आइए अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी तैयार शुदा बैक्टीरियन स्लाइड्स की। ये देखिए, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स हैं, जिसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को रखा हुआ है। हम इसमें से एक एक स्लाइड निकालकर बारी बारी माइक्रोस्कोप पर रखेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसको बिल्कुल ध्यान से और आराम से पकड़ना है कि कहीं से इसका शीशा डैमेज ना हो। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी इसमें फिक्स करेंगे। ये देखिए, लेकिन इन सब बातों से पहले आपको ये बात यकीनी बनानी है कि आपने अपनी स्लाइड, ऑक्यूलर लेंस और अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आराम से साफ कर लिया है। ठीक है, आइए अब इसका तजिया करते हैं। आई थिंक ये देखिए, सबसे पहले हमें इसका रिफ्लेक्टिव मिरर इसका बैलेंस करना होगा। मुझे जो इसका शेप नजर आ रहा है वो बिल्कुल स्पाइरल शेप में है, तो आई थिंक ये स्पाइरल है। क्यों फरत, आप अगली स्लाइड देखना पसंद करेंगे? आइए, जब आप अगली स्लाइड लगाइए इसमें, मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखिए, पहले ये स्लाइड आपने रख दी। अब आप ये चेक कीजिए कि ये स्लाइड, इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, बिल्कुल आराम से इन क्लिप्स को पकड़ के सही इसको एडजस्ट किया क्लिप से। ये छोटी छोटी गोल नजर आ रहे हैं, ये यकीनन टॉक्सी होगा। बिल्कुल हो सकता है। अब इमरान, आप क्यों नहीं देखते अगली स्लाइड? आइए, मैं आपको स्लाइड चेंज कर देती हूँ। ये देखिए, आप ऐसा कीजिए, ये बैक्टीरिया वाली स्लाइड उठाइए। ये ठीक है, मैं आपको एडजस्ट करके दे रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आराम से, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप चेक कीजिए, सॉसेज के शेप में है और किसी चूंटी जैसे लगते हैं। मेरे ख्याल से ये रॉड के शेप के बैक्टीरिया हैं जो बैसिली कहलाते हैं। बिल्कुल हो सकता है। अब देखते हैं अगली स्लाइड। मोहसिन, लास्ट स्लाइड अब मुझे देखो। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही थी। अगली स्लाइड आप मोहसिन खुद ही फिक्स कीजिए। ठीक है, ये वाली मोहसिन। चलिए, ये यकीनन विब्रियस है। ये तो कोमास जैसा लगता है।
अगर ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हो जो फुल स्टॉप जैसे दिखते हो तो हम इन्हें सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मोहसिन, वेल सेड। अच्छा, आप लोगों को पता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इंसानों को बीमार भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे विब्रियस जैसे बैक्टीरिया ये इंसान को हैजे का शिकार कर सकते हैं, और अगर इन्हें परवान चढ़ने दिया जाए, मतलब उन्हें मवाफिक हालात और वही इन्वायरमेंट मैसर हो, तो ये बहुत तेजी से फैलते हैं। लेकिन इस पर उन ग़िज़ाओं से भी असर पड़ता है जहाँ तक इनकी रसाई होती है। इसके अलावा दर्जा हरारत, माहौल की तेजाबियत और वो दीगर ऑर्गेनिजम्स जो इनको खाते हैं या तबाह करते हैं, उस पर भी ये बहुत असर करते हैं। अब जबकि हम बैक्टीरिया का जायजा ले चुके हैं, तो अब हम अपनी तैयारशुदा स्लाइड्स और फ्रेश कल्चर की मदद से अमीबा, पैरामीशियम और वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। इस फ्रेश कल्चर से आपका क्या मतलब है? फ्रेश कल्चर से मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसे हम नेचर से हासिल करते हैं, लेकिन हम इसे अपनी लैब में उसे बेहतर जगह और ग़िज़ा और वही सारा एनवायरनमेंट देके उनकी परवरिश कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रेश कल्चर। मिस, आज के लिए मेरे ख्याल में हमारे पास कल्चर्स तैयार शुदा मौजूद हैं, लेकिन अगर हमने इन्हें खुद से बनाने हैं तो कैसे करेंगे? ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है। अमीबा के फ्रेश कल्चर के लिए हमें कुछ ग्राम गंदम पानी में डालकर डिस्टिल्ड वाटर में डालकर हमें उबालना पड़ती है, जिसे हम पेट्री डिश में डालकर फिर ठंडा कर लेते हैं और फिर ढाँप देते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन वेट करना पड़ता है ताकि उसके अंदर एक कलर सी लेयर आ जाए, जिसमें हम बाकायदा परवान चढ़ते हुए अमीबा को देख सकते हैं। अमीबा बनाना तो बहुत बोरिंग काम है, हमें बैठ के वेट करना पड़ेगा कि जनाब अमीबा कब तैयार होते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे पास कल्चर बिल्कुल तैयार पड़ा है। ये बात तो है, लेकिन अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है और बहुत छोटा होता है। हाँ, लेकिन इसकी परवरिश के लिए मवाफिक हालात का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होता है और साफ पानी में रहता है। चलिए इसके बारे में मजीद जानते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है जो तालाबों और चश्मों में पाया जाता है। इसकी लंबाई 220 से लेकर 740 माइक्रोमीटर तक होती है। ये उमूमन बेरंग होता है और इसका एक बेकायदा शेप होता है जो पतली और लचकदार सेल मेम्ब्रेन की वजह से मुसलसल तब्दील होता रहता है। इसकी उंगली की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडियम वाहिद है और यह हरकत और ग़िज़ा अंदर लेने में मदद करता है। इसके एंडोप्लाज्म में मुख्तलिफ साइज़ों के कई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फुजला खारिज करने का काम करता है। अमीबा निगलने की सूरत में अपनी ग़िज़ा अंदर लेता है, जबकि फूड वैक्यूल ग़िज़ा जमा करने और हज़म करने का काम अंजाम देता है। ये तो बहुत ही छोटे होते हैं, ये ऐसा क्या खाते होंगे जो इनसे भी ज्यादा छोटा होता है? इमरान, अमीबा जो है वो आगे बैक्टीरिया, पॉलीकेटलीए और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। बिल्कुल। इसके तो पैर नहीं होते, ये हरकत में कैसे आते हैं? ये एक जगह बैठे बैठे तो ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकते, है ना? वही अमीबा अपनी शेप को चेंज करते हुए मूव करता है और अपने जिस्म से ऐसे आर्जी तौर पर शक्ल बनाता है कि जैसे बन जाते हैं उसके पैर, जिसे हम कहते हैं सोडोपोडिया। आइए हम आपको दिखाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स में हमारे पास मौजूद है बीकर, फ्रेश कल्चर, पेट्री डिश, ड्रॉपर, ब्लॉटिंग पेपर, ग्लास स्लाइड्स, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप और पहले से तैयार शुदा स्लाइड्स, जिनको हम यूज करके देखेंगे कि हमारा इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया हैं और अमीबा की क्या शेप बनती है। चलिए सबसे पहले तज्जिया करते हैं हमारी पहले से तैयार शुदा स्लाइड्स का और देखते हैं अमीबा किस तरह है। ये देखिए, अब ये हम स्लाइड को इसमें लगाएंगे बिल्कुल ध्यान से और आराम से, ठीक है। अब हम ये देखिए इसको पूरा बैलेंस करके अब इसमें हम आराम से देख सकते हैं कि इसकी कोई बाकायदा शेप नहीं है और ये एक सेल पे मौजूद है, इसलिए ये अमीबा ही है। अब मैं आपको फ्रेश कल्चर की स्लाइड बनाना दिखाती हूँ, कैसे बनाएंगे हम लोग। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले ग्लास स्लाइड और ग्लास स्लाइड में इसको बिल्कुल एहतियात से पकड़ना है ताकि इसका शीशा भी डैमेज ना हो। उसके बाद हम लेंगे फ्रेश कल्चर में से एक ड्रॉपर से। मैं ड्रॉपर को बिल्कुल आराम से इसमें ये मैं इसके अंदर ले लिया और
ये बिल्कुल एहतियात से आराम से एक ड्रॉप हमने इसके अंदर किया, बाकी सारा हम वापस डाल देंगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये डाल दिया। इसके बाद हम इसको कवर स्लिप से कवर करेंगे और एक साइड से कवर करेंगे। देखिए बिल्कुल एहतियात से, ताकि इसके अंदर एयर बबल्स भी ना आए। ये देखिए नजर आ रहा है, बिल्कुल एहतियात से एक साइड। ठीक है, और इसको बिल्कुल दबाना नहीं है, ताकि इसके अंदर का जो मैटर है वो उसको बिल्कुल डैमेज ना हो, नुकसान ना पहुंचे उसको। इसके बाद इसको ब्लॉटिंग पेपर से हम साइड्स इसके साफ कर लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब साफ हो जाए बिल्कुल एहतियात से। ये देखिए नजर आ रहा है। माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर पहले से जो इसके अंदर स्लाइड मौजूद है ये हमने निकाली। इसको कवर करने, थैंक यू फरहत। अब हम ये स्लाइड इसके अंदर रख के बिल्कुल आराम से रिलैक्स, ये हमने रिलैक्स बिल्कुल। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ पर हो रही है। ये हमने इसका अपर्चर भी देखना होगा साथ ही साथ। जो मैंने आपको बताया था कंडेंसर से इसका अपर्चर बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए। ठीक है, आप लोग देखना पसंद करेंगे? चलिए अब आप लोग भी लाइन से आ जाइए एक के बाद एक। अरे वाह, ये तो तैयारशुदा स्लाइड्स में और वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। बिल्कुल हम फुल वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों देख सकते हैं। हमें वो उंगलियां भी नजर आ रही हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। बिल्कुल इमरान। ओके जी, ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ, जो कि है पैरामीशियम और वॉल्वॉक्स। हम पैरामीशियम और वॉल्वॉक्स को भी इसी तरह तज्जिया करेंगे, क्योंकि इन दोनों का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम ही है और एक ही जैसा है। मैं आपको पैरामीशियम के बारे में बताती चलूँ कि इसकी शक्ल जो होती है एक चप्पल की तरह होती है। मीन्स इसमें जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आएंगे बालों की तरह इसके साइड्स में, वो सीलिया कहलाते हैं। और ये अपनी खुराक जो है दूसरे माइक्रो जैसे खमीर और दूसरे एल्गे वगैरह जो होते हैं उनसे ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब साथ ही साथ हम इसकी डिटेल भी लेते हैं, तो आइए देखते हैं पैरामीशियम की डिटेल। पैरामीशियम एक सेल पर मुश्तमिल यूकैरियोट है जो तालाबों और नालों के कीचड़ वाले पानी में पाया जाता है। ये चप्पल की शक्ल का होता है, यानी कि अगली जानिब से लंबा और सिलेंडर की शक्ल का, जबकि पिछली जानिब से पतला होता है। इसके ऊपर एक बैरूनी मोटी तह होती है। ये बालों की साख जैसी चीज की मदद से हरकत करता है, जिसे सीलिया कहते हैं। इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं। बड़े वाले को मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं और छोटे वाले को माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें दो सितारों की शक्ल के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, जिसम के एक तरफ ओरल या बकेल ग्रूव होता है। इसमें एक छोटा सा मुंह की तरह का सुराख होता है जो एक नाली तक जाता है, जिसे गलेट कहते हैं। ओरल ग्रूव के सीलिया पानी के बहाव को गलेट में ले जाते हैं और पैरामीशियम पानी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को फूड वैक्यूल्स की मदद से सेल के अंदर ले लेता है। मैंने पढ़ा था कि पैरामीशियम जिस तरह दोबारा जन्म पाते हैं इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पैरामीशियम दो हिस्से में टूटकर दो नए पैरामीशियम बनते हैं। लेकिन पैरामीशियम की सतह पे इतने सारे सीलियास क्यों होते हैं? इमरान, पैरामीशियम की सतह पर इतने सीलियास इसलिए होते हैं क्योंकि वो उसको हरकत करने में मदद देते हैं और उसकी ग़िज़ा हासिल करने के भी काम आते हैं। और ओरल ग्रूव के अंदर जो ग़िज़ाई पानी है उसको गले के अंदर धकेल देते हैं, ताकि इससे पैरामीशियम अपनी ग़िज़ा हासिल कर ले। चलिए अब देखते हैं वॉल्वॉक्स इन दोनों से किस तरह डिफरेंस है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। वॉल्वॉक्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपनी इंफरादी जिंदगी गुजारता है। वॉल्वॉक्स अकेला नहीं होता, बल्कि एक जैसे कई सेलों की एक जमात होती है जो एक कॉलोनी की सूरत में एक साथ रहते हैं। वॉल्वॉक्स के सैकड़ों सेल मिलकर एक कॉलोनी बनाती हैं। कॉलोनी में मौजूद हर सेल के पास अगली जानिब फ्लैजेला की एक जोड़ी मौजूद होती है जो कॉलोनी को पानी में हरकत करने में मदद फराहम करती है। इसके जिस्म के ऊपरी हिस्से में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। एक आई स्पॉट होता है जो इसे देखने में मदद फराहम करता है। निचले हिस्से में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके बीच में न्यूक्लियस मौजूद होता है। वॉल्वॉक्स भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
लेकिन ये कॉलोनी की शक्ल में एक साथ रहते हैं और कॉलोनीज की शक्ल में इकट्ठा अपनी जगह बनाते हैं, जिनकी पैमाइश 100 से 6000 माइक्रोन्स तक होती है। चलिए साथ ही साथ अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और अब मैं तैयारशुदा स्लाइड माइक्रोस्कोप में रखूंगी, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे। अब इस तरह ये हमने इसमें से स्लाइड निकाली, हेल्प मी, ये थैंक यू, और ये स्लाइड हमने लगाई माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, हो गई। अब फरहत आप ऑब्जर्व कीजिए कैसा लग रहा है ये, और मुझे बताइए। ये लंबाई में है और बिल्कुल चप्पल की तरह है और इसके जिस्म पर सीला मौजूद है। सीलिया ही तो इसे मूव करने में मदद देते हैं। अब हम इसकी फ्रेश कल्चर की स्लाइड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ग्लास स्लाइड और बिल्कुल एहतियात से अब हम इसमें स्टार्ट में डालेंगे ग्लिसरीन। अभी तक हमने ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब हम ग्लिसरीन यूज करेंगे। आराम से बिल्कुल एक ड्रॉप हमें डालना है। ये देखिए सामने इसके लिए एहतियात से एक ड्रॉप ग्लिसरीन का, बाकी हमने ग्लिसरीन वापस डाल दिया। अब इसके बाद हम इसका फ्रेश कल्चर लेकर उसमें से ड्रॉप डालेंगे पानी के। ड्रॉपर में यहाँ से एक ड्रॉप, उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे थोड़ा सा, बाकी सारा पानी फ्रेश कल्चर में वापस। अब हम इसको कवर स्लिप से कवर करेंगे, बिल्कुल एहतियात से देखें, और साथ ही साथ ब्लॉटिंग पेपर से इजाफी पानी जो है वो भी साफ कर लेंगे। एब्जॉर्ब हो गया। इसको यहाँ रख के अब हमें माइक्रोस्कोप पे रखे सबसे पहले पिछली वाली स्लाइड को हमने स्लाइड हमने निकाल के रखी और इसको हमने फिक्स किया माइक्रोस्कोप को। बिल्कुल इस तरह से। और अब हम इसको बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज मौजूद है। सबसे पहले कौन आगे ऑब्जर्व करेगा? आ जाइए। मिस, मैं अपने तज्ज़िये के बाद ये देख सकती हूँ कि पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पूरे जिस्म पर सीलिया मौजूद हैं और दो न्यूक्लियस भी मौजूद है। बड़ा वाला जिसका नाम मैक्रोन्यूक्लियस और छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस मौजूद है। कॉन्ट्रैक्चुलर वैक्यूल्स भी मौजूद हैं। इसे ऑब्जर्व करने से हमें पता चल गया है कि फ्रेश कल्चर स्लाइड में और पहले से तैयार शुदा स्लाइड में कितना डिफरेंस है। अगर मिस हम पैरामीशियम और वॉलवॉक्स के लिए कल्चर किस तरह तैयार करें? जी, पैरामीशियम के फ्रेश कल्चर के लिए हम थोड़ी सी सूखी घास लेंगे और उसे पेट्री डिश में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। फिर उसको हम रख देंगे थोड़े दिनों के लिए धूप में। उसको धूप में रख दें या फिर आप उसको उबाल लें और फिर ठंडा करने के बाद थोड़े दिन तक आप रख दें और फिर थोड़े दिनों बाद जब वो बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाएगा, उसकी मतलब सिचुएशन चेंज होने लगेगी, उसकी कंडीशन चेंज होने लगेगी, उसके बाद हम डालेंगे उसमें जौहर या कीचड़ का पानी। जिसके बाद उसमें आपको थोड़े ही दिनों में उसे रखने के बाद उसमें कलर्ड लेयर नजर आने लगेगी आपको, जिसमें आपको पैरामीशियम की बड़ी तादाद नजर आएगी और उसमें फ्रेश कल्चर भी आपको मिल जाएगा पैरामीशियम का। इसी तरह वॉलवॉक्स के फ्रेश कल्चर के लिए हम लेंगे 1000 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें हम शामिल करेंगे 0.5 ग्राम पौधे की खाद और इसको मिक्स करने के बाद हम उसमें डालेंगे, उसको हम गर्म करेंगे, उबाल लेंगे, उसको फिर ठंडा करेंगे दोबारा और ठंडा करने के बाद उसमें शामिल करेंगे जौहर या कीचड़ का पानी, जो कि हमने पहले पैरामीशियम के लिए भी यूज किया था। जौहर का पानी उसमें डालने के बाद उसको मिक्स करने के बाद उसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर और सनलाइट के अंदर। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि सनलाइट उस पर डायरेक्ट ना पड़े। अगर उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो उसका जो मैटर है या मादा है वो तबाह हो सकता है या फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है या उसको किसी भी तरह नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके इतराफ से उसको सनलाइट मिल जाए, इसी तरह उसका फ्रेश कल्चर तैयार हो जाएगा। अब हम एक बार फिर तज्जिया करेंगे वॉलवॉक्स की तैयारशुदा स्लाइड्स का। जैसा कि आपको मालूम है मेरे पास तैयारशुदा स्लाइड्स भी मौजूद हैं और फ्रेश कल्चर की स्लाइड भी मौजूद है जो कि हमने अभी तैयार की थी। चलिए मोहसिन, अब आप तज्जिया करेंगे, आइए चेक कीजिए। वाह, मैं देख सकता हूँ वोल्वोस किस तरह कॉलोनियों में रहते हैं। इनकी शेप अंडे जैसी होती है और इनका कलर ग्रीन है।
बिल्कुल, इनका कलर भी ग्रीन है और आपने इन लोगों का डिफरेंस भी देख लिया है कि फ्रेश कल्चर स्लाइड में और पहले से तैयार शुदा स्लाइड में कितना डिफरेंस होता है। आइए इस प्रैक्टिकल का रिकैप करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम और वॉलवॉक्स की तैयार शुदा स्लाइड्स का माइक्रोस्कोप के जरिए मुशाहिदा किया। सबसे पहले हमने स्लाइड्स को एक एक करके स्टेज पर रखा, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट नॉब के जरिए फोकस दुरुस्त किया और आई पीस की मदद से स्लाइड्स का मुशाहिदा किया। पहले हिस्से में हमने बैक्टीरिया की चारों अक़साम का मुशाहिदा किया, जबकि दूसरे हिस्से में हमने तैयार शुदा स्लाइड्स और फ्रेश कल्चर की मदद से अमीबा, पैरामीशियम और वॉलवॉक्स के बारे में मालूमात हासिल की। जी स्टूडेंट्स, हमें पता चला आज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में और काफ़ी मालूमात मिली हमें इनके बारे में। लेकिन आप लोग इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो इसके हवाले से कंटेंट मौजूद है वो उनको ज़रूर याद करेंगे और पढ़ेंगे डिटेल में और बिल्कुल उसको याद भी रखेंगे। चलिए इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक दिलचस्प प्रैक्टिकल के साथ हाजिर हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं 3 स्टूडेंट्स, किरत, बिलाल और मुइज। स्टूडेंट्स, जिस तरह इंसान और जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उसी तरह पौधे के भी कई हिस्से होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पौधे के बुनियादी हिस्से कौन कौन से होते हैं? मिस, पौधे के बुनियादी हिस्से जड़ें, तने, पत्ते, फूल और फल हैं। बिल्कुल ठीक। एक पौधा इन तमाम हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और हर हिस्से का अपना एक फंक्शन होता है जो पौधे को बढ़ने में मदद देता है। आज हम ब्रासिका के पौधे और उसके मुख्तलिफ हिस्सों की जांच करेंगे। ब्रासिका, ये कौन सा पौधा है मिस? मैंने इसका नाम पहली दफा सुना है। बिलाल, सरसों के पौधे का साइंसी नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। अरे मिस, ये तो सरसों के पौधे का नाम है। मेरे घर में ज्यादातर खाना सरसों के तेल में ही बनता है और मेरी अम्मी कभी कभार खाने में मस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल करती हैं। जी मुइज, सरसों हमारे लिए बहुत कारआमद है। इसके बीज कई मसालों में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनसे तेल भी निकाला जाता है जिसे कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के प्रैक्टिकल में हम ब्रासिका के पौधे और उसके मुख्तलिफ हिस्सों की जांच करेंगे और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि किसी भी पौधे का जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। ब्रासिका का पौधा भी इन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आइए पहले ब्रासिका के पौधे के बारे में मजीद जानने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस एक डाइकोट एंजियोस्पर्म है। पौधे का बुनियादी जिस्म 2 हिस्सों में मुनकसिम है। वो हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होता इसे वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। ये जड़, तने और पत्तों पर मुश्तमिल होता है। वो हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होता है इसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ये फूलों पर मुश्तमिल होता है। बीज और फल फूल से पैदा होते हैं। जड़ सीड एम्ब्रियो के रेडिकल से पैदा होती हैं और ये जमीन के नीचे बढ़ती हैं। रेडिकल से निकलने वाली जड़ प्राइमरी रूट्स कहलाती है। इसकी नशोनुमा के दौरान इससे सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलती हैं। तमाम जड़ों के सिरों पर रूट कैप्स होते हैं। स्टेम या तना पौधे के ऊपर की जानिब बढ़ने वाला हिस्सा होता है। ये बीज के प्लम्यूल से बनता है। तने पर मौजूद नोड से शाखें और पत्ते निकलते हैं। एक साथ मिली हुई नोड्स के दरमियान मौजूद तने के हिस्सों को इंटरनोड्स कहा जाता है। तनों या इसकी शाखों पर मौजूद नोड से पत्ते निकलते हैं। हर पत्ता 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। डंडी वाला हिस्सा पेट्यूल कहलाता है और ऊपर वाला पहला हिस्सा लेमिना कहलाता है। लेमिना के बीच में एक मोटी सी नस होती है जिसे मिडरिप कहते हैं। मिडरिप से बारीक शाखें निकलती हैं जो एक जाल की मानिंद लेमिना में फैली होती हैं। इस तरतीब को लीविनेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, तजुर्बा शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हम इस तजुर्बे को 2 हिस्सों में सरअंजाम देंगे। पहले हिस्से में हम ब्रासिका पौधे की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी
और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फूल, बीज और फल हैं। दूसरे हिस्से में हम ब्रासिका पौधे के वेजिटेटिव पार्ट की माइक्रोस्कोप से जांच करेंगे, जो कि जड़, तना और पत्ते हैं। आइए अब इस तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाले अपैरेटस को देखते हैं। हमारे पास मौजूद है ब्रासिका का पौधा, जिसमें ये फूल देख सकते हैं आप, और साथ ही इसमें लेग्यूम भी हैं। पेट्री डिश लेग्यूम क्योंकि राइप नहीं है, इसलिए उसमें अभी सीड्स नहीं हैं, तो हमने अलग से ब्रासिका के सीड्स आप रखे हैं आपको दिखाने के लिए। मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ब्रासिका के पौधे के स्टेम, लीफ और रूट की ट्रांसवर्स सेक्शन की तैयारशुदा स्लाइड्स, डायसेक्शन बॉक्स। मिस, ये लेग्यूम क्या है? लेग्यूम एक सादा खुश्क फल होता है जो आमतौर पर दो जानिब खुलता है। ब्रासिका के लेग्यूम को सिलिक्वा या पॉड कहते हैं। हर पॉड में कई बीज होते हैं। ये बीज छोटे, हल्के, गोल और स्याह माइल होते हैं। पॉड के खुलने पर हवा के जरिए बीज मुंतशिर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पौधे का बैरूनी तौर पर जायजा लेंगे। अब मैं फोर्सेप के जरिए इसके हिस्सों को अलहदा करूंगी और फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए उनका अच्छी तरह से जायजा लेंगे। ये हमारे पास आ गया इसका फ्लावर। ये हमारे पास आ गया इसका लीफ। अब हम रूट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सीजर की। रूट को हम यहां से कट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी रूट आ गई है। अब हमें चाहिए स्टेम। स्टेम का हम थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया है स्टेम। स्टूडेंट्स, अब आप तवज्जो के साथ एक एक करके इसके हिस्सों का जायजा लीजिए और पौधे की साख्त, रंग और बनावट का मुशाहिदा कीजिए। आइए किरत। मिस, इसकी जड़ें शाखों वाली हैं और इनका रंग ब्राउन है और जड़ों पर रूट हेयर भी मौजूद हैं। मिस, अब मैं तने का जायजा लेता हूँ। आइए मुइज। मिस, इसका तना हरे कलर का है और ये मुलायम, सीधा, चमकदार है। शाबाश मुइज। बिलाल, अब आप आइए और आकर इसके पत्ते का मुशाहिदा कीजिए। मिस, इस पत्ते का रंग हरा है और ये लंबा है। इसके सेंटर में एक मिडरिब है। इसमें से जाल की सूरत में बारीक शाखें निकल रही हैं। शाबाश बिलाल। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फूल की जांच करेंगे। जायजा लेने से पहले ब्रासिका फूल के बारे में चंद बुनियादी बातों को जानने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। फूल किसी पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक फूल 4 किस्म के फ्लोरल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: कैलेक्स, क्रोला, एंडोर्शियम और गायनोशियम। कैलेक्स इंतहाई बैरूनी गोल हल्का होता है और 4 फ्री सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। क्रोला दूसरा बैरूनी हल्का होता है और 4 आजाद पीली पत्तियों यानी पेटल्स पर मुश्तमिल होता है। एंडोर्शियम फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये 6 फ्री स्टेमेंस पर मुश्तमिल होता है। स्टेमेन के 2 हिस्से होते हैं। लोअर स्टॉक की मानंद हिस्सा फ्लैमेंट कहलाता है और गोल सिरे को एंथर कहा जाता है। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और 2 कार्पेल्स पर मुश्तमिल होता है। हर कार्पेल्स के 3 हिस्से हैं। लोअर मोस्ट पार्ट को ओवरी कहा जाता है। ओवरी के ऊपर स्टॉक नुमा हिस्सा स्टाइल कहलाता है। स्टाइल का सिरा मामूली सा गोल होता है और इसे स्टिग्मा कहा जाता है।
जी स्टूडेंट्स, अब मैं ब्रासिका के फूल के हिस्सों को अलहदा करके उन्हें एक पेट्री डिश में रखूंगी ताकि हम उनका जायजा ले सकें। बिलाल, जरा आप एक पेट्री डिश उठा लाइए। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा फूल है। इसके 4 पीले पेटल्स हैं और 4 हरे रंग के सेपल्स हैं। अब मैं इसके हिस्सों को अलहदा करूंगी और फिर हम उनका जायजा लेंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने इसके 4 सेपल्स को अलहदा कर लिया है। और इसके 4 पेटल्स भी अलहदा हो चुके हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम है। इसमें 6 फ्री स्टेमन्स होते हैं, 2 बैरूनी दायरे में होते हैं और 4 अंदरूनी दायरे में होते हैं। अब हम इनको अलग करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने 6 स्टेमन्स को अलहदा कर लिया है। अब हमारे पास है गाइनोशियम। गाइनोशियम में 2 कार्पल्स होते हैं और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। हर कार्पल के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है स्टिग्मा। उसके बाद ये जो थोड़ा आपको लंबाई में नजर आ रहा है हिस्सा, ये है स्टाइल। और सबसे नीचे ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ये है ओवरी। अब हम लेग्यूम को खोलेंगे और उसके अंदर बीजों का जायजा लेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेग्यूम हमारे पास राइप नहीं है। हम इसको अब नीडल की मदद से कट करेंगे क्योंकि ये बहुत बारीक होता है। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि लेग्यूम को हमने कट कर लिया है, लेकिन क्योंकि ये राइप नहीं था इसलिए इसके अंदर ये आपको बहुत ही बारीक इमैच्योर सीड्स नजर आ रहे होंगे। मिस, मैंने कभी गौर नहीं किया, इतने से फूल में इतने सारे हिस्से होते हैं। ये बात अपनी छोटी बहन को बताऊंगा क्योंकि उसको फ्लावर बहुत पसंद है। हाँ मुइस, देखो ये पीला रंग कितना उजला और खूबसूरत लगता है ना। ये कीड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और पॉलिनेशन के अमल में भी मदद देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने पौधे की बैरूनी साख और रिप्रोडक्टिव पार्ट का जायजा ले लिया है। अब हम जड़, तने और पत्ते की तैयार करदा स्लाइड्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले एनिमेशन के जरिए हम जड़, तने और पत्ते की साख के बारे में जानते हैं। जड़ की सबसे बैरूनी तह एपिडर्मिस है। आप देख सकते हैं कि ये सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल है। इसके कुछ सेल्स रूट हेयर बनाते हैं। एपिडर्मिस से अंदर वाली तह कॉर्टेक्स कहलाती है और ये पतली दीवारों वाले कई सेल्स पर मुश्तमिल होती है। कॉर्टेक्स की अंदरूनी तह सेल्स की एक तह से घिरी होती है जिसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके सेल्स के दरमियान जगह नहीं होती। एंडोडर्मिस से अगली तह को पेरिसाइकिल कहते हैं। जाइलम के बंडल्स जड़ के बीच में मौजूद होते हैं और इनके अंदर जाइलम रेज और फ्लोएम के बंडल्स होते हैं। तने की अंदरूनी साख्त एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर टिश्यू, कैम्बियम, मेडुलरी रेज और पित्त पर मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस करीब करीब मिले हुए सेलों की एक तह पर मुश्तमिल होता है। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होता है, ये कई सेलों की तह पर मुश्तमिल होता है। एंडोडर्मिस एक तह तश्कील देता है जो कॉर्टेक्स के अंदर होती है। ये बहुत ज्यादा करीब जुड़े हुए सेल्स की तह होती है। कॉर्टेक्स के अंदर पेरिसाइकिल है जो लिंगिन से भरे मुर्दा सेलों पर मुश्तमिल होता है। वैस्कुलर बंडल पेरिसाइकिल के अंदर की जानिब दायरे में होते हैं। वैस्कुलर बंडल में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम होते हैं। पत्ते की अंदरूनी साख्त क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू और लोअर एपिडर्मिस पर मुश्तमिल है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी होते हैं। हर स्टोमा के साथ गार्ड सेल्स का एक जोड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि मेसोफिल पत्ते का ज्यादातर हिस्सा बनाता है।
इसके सेल्स की दीवारें पतली होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। मेसोफिल के 2 हिस्से हैं। सिलेंडरनुमा सेल्स वाले हिस्से को पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल का दूसरा हिस्सा गेंदनुमा सेल्स पर मुश्तमिल है और इस सेल्स के दरमियान खाली जगह भी होती हैं। इस हिस्से को स्पॉन्जी मेसोफिल कहते हैं। बैरूनी साख्त में आपने देखा था कि पत्ते के दरमियान एक मिडरिब थी। ये मिडरिब दरअसल पत्ते के अंदर मौजूद जाइलम और फ्लोएम की बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जड़ के अर्जी तराशे का मुशाहिदा करेंगे। अब मैं स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे रखूंगी। ये हमारे पास रूट के ट्रांसफर सेक्शन की स्लाइड है। जड़ के ट्रांसफर सेक्शन में इंतहाई बैरूनी तह एपिडर्मिस है। हम देख सकते हैं कि सेल की दीवारें पतली हैं और एक ही तह बना रही हैं। एपिडर्मिस के अंदर की जानिब कॉर्टेक्स है। ये कई पतली दीवार वाले सेल्स पर मुश्तमिल है जिनके माबैन जगह मौजूद है। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस है। ये नाली की शक्ल वाले पतली दीवार वाले और बहुत ज्यादा करीब जुड़े हुए खलियों की एक तह है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल है। ये पतली दीवार वाले सेल्स की एक तह है। जाइलम के बंडल्स जड़ के बीच में मौजूद हैं जो 4 श्वाओं की शक्ल में पेरिसाइकल तक फैले हुए हैं। जाइलम रेस के दरमियान में फ्लोएम बंडल्स मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं तने के अर्जी तराशे की स्लाइड रखूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन की तैयार शुदा स्लाइड है। हम देख सकते हैं कि स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन में एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर है। सेल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिले हुए हैं और रेक्टेंगुलर शेप में हैं। एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स मौजूद है। सेल की दीवारें पतली हैं, इनके माबैन जगह मौजूद है और शक्ल में गोल हैं। कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकल है और पेरिसाइकल में दायरे की सूरत में वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं जिसमें फ्लोएम बाहर की जानिब और जाइलम अंदर की जानिब मौजूद हैं। पित्त सेल के सेंटर में मौजूद है। ये सेल गोल है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी आखिरी स्लाइड यानी पत्ते के अर्जी तराशे का मुशाहिदा करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये लीफ के ट्रांसफर सेक्शन की तैयार शुदा स्लाइड है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऊपर की जानिब बालाई एपिडर्मिस है। इसके सेल्स बहुत ज्यादा करीब और रेक्टेंगुलर हैं। नीचे मेसोफिल टिश्यू है। पैलिसेड मेसोफिल बालाई एपिडर्मिस के नीचे मौजूद है और बारीक दीवार वाले कॉम्पैक्ट सेल्स पर मुश्तमिल है। वेस्कुलर बंडल बीच में मौजूद हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम बिल तरतीब मौजूद हैं। सबसे नीचे लोअर एपिडर्मिस है। इसमें छोटे मसाम हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं और हर स्टोमेटा 2 गार्ड सेल्स के बीच में घिरा होता है। मिस, पत्तों में बहुत ज्यादा टिश्यूज हैं। कौन सा टिश्यू फोटोसिंथेसिस की अहलियत रखता है? किरण, मेसोफिल टिश्यूज फोटोसिंथेसिस की अहलियत रखते हैं क्योंकि इसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने पौधे के हिस्सों का बगौर जायजा ले लिया है। आइए अब इसको एक बार दोहराते हैं। इस प्रैक्टिकल में हमने ब्रासिका पौधे की इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का जायजा लिया। पहले हमने बैरूनी हिस्से यानी जड़,
तने, पत्तों और फूल का एक हैंड लेंस की मदद से जायजा लिया। फिर हमने जड़, तने और पत्तों के ट्रांसफर सेक्शंस की तैयार शुदा स्लाइड्स का जायजा लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के सवाल की जानिब बढ़ते हैं। रूट टिप्स की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल क्यों नहीं होती? जी स्टूडेंट्स, अगली दफा फिर मिलेंगे किसी नए प्रैक्टिकल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू मिस। फरीना, देखो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को किस कदर ध्यान से बनाया है। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह हमारे जिस्म के ऑर्गन्स बिल्कुल अपने परफेक्ट अंदाज में अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखो किस तरह से अगर हम लंग्स हटाएं तो पीछे से हार्ट को देख सकते हैं। और तमाम ऑर्गन्स एक यूनिट की तरह काम करते हैं। फरीना बिल्कुल। काश मैं देख सकता कि हमारे ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो क्या बातें हो रही थी? मिस, हम ह्यूमन ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, लेकिन ये ऑर्गन्स बनते कैसे हैं? स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। इसी तरह कुछ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। मिस, क्या हम ऑर्गन सिस्टम का मुशाहिदा कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, मेंढक की एनाटमी इंसान की एनाटमी से काफी मिलती जुलती है। इंसान और मेंढक दोनों में एक ही किस्म के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। ताहम मेंढक की एनाटमी काफी सादा है। आज हम मेंढक के 5 बड़े ऑर्गन सिस्टम्स यानी कि सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेंढक के ऑर्गन सिस्टम से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। मेंढक के सर पर 2 बैरूनी नॉस्ट्रिल्स, 2 टिम्पनम्स यानी ईयर ड्रम्स और 2 आंखें होती हैं। हर आंख में 3 लिड्स होती हैं। तीसरी लिड ट्रांसपेरेंट होती है और निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। मुंह के दोनों अतराफ में अपर और लोअर जॉज होते हैं। मुंह के अंदर 2 अंदरूनी नॉस्ट्रिल्स, मुंह की छत के बीच में 2 वमडेन टीथ और मुंह के दोनों अतराफ में 2 मैक्सिलरी टीथ होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। मुंह की कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं, जिसके पीछे फेरिंग्स मौजूद होता है। फेरिंग्स में कई सुराख होते हैं। एक इसोफेगस में खुलता है, 2 यूस्टेचियन ट्यूब्स में खुलते हैं। इसोफेगस के बाद मैदा होता है और लच्छे की सूरत में छोटी आंत मौजूद होती है। मैदे के साथ ही लिवर और पैनक्रियास भी मौजूद होते हैं। मेंढक का रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉस्ट्रिल्स, लेरिंग्स और टर्शिया, जो कि दोनों फेफड़ों में खुलता है, पर मुश्तमिल होता है। मेंढक का सर्कुलेटरी सिस्टम दिल, खून की रगों और खून पर मुश्तमिल होता है। दिल में 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल होता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली रगें दाएं एट्रियम में दाखिल होती हैं, जबकि वेंट्रिकल नसों के जरिए पंप करके खून का बाहर की तरफ इखराज करता है। एक्सपेरिमेंट 4B यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 गुर्दों, 2 यूरेटर्स, 1 मसाने और क्लोएका पर मुश्तमिल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स में टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स और क्लोएका शामिल हैं, जबकि फीमेल सिस्टम में ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्राई और क्लोएका शामिल होते हैं। मिस, मैंने पढ़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक गैबोन में पाया जाने वाला गोलियट फ्रॉग होता है और ये 33 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है और इसका वजन 3 किलो तक हो सकता है। ओह, यानी एक बिल्ली जितना बड़ा हो सकता है। अरे फरीना, मुझे वाकई में नहीं पता था। हाँ, लेकिन मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पर दुनिया का सबसे छोटा मेंढक द लिटिल ग्रास फ्रॉग या गोल्डन फ्रॉग देखा था, जो कि मक्खी के साइज जितना था। जी बिल्कुल सही। आइए अब इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले अपैरेटस पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद है कुछ पिन्स, पिटेड या बेहोश किया हुआ फ्रॉग, डायसेक्शन किट, डायसेक्शन ट्रे और पेपर टॉवल। मिस, मैंने सुना है कि मेंढक पानी नहीं पीते, बल्कि अपने स्किन के जरिए से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। मेंढक अपनी स्किन को मॉइस्ट या नम रखने के लिए स्किन के जरिए पानी एब्जॉर्ब करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। डायसेक्शन करने से पहले मैं दस्ताने पहनूंगी। बिलाल, आप जरा वहां से दस्ताने ले आइए।
अब हम एक बेहोश किया हुआ मेंढक लेंगे। अब हम इसको पिंस लगाएंगे। अब हम इसकी बैरूनी मॉर्फोलॉजी का मुशाहिदा करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये इसके बैरूनी नॉस्ट्रल्स हैं, ये आईज हैं और ये इसके एयर ड्रम्स हैं। अब मैं इसके मुंह को खोलूंगी और हम उसका मुशाहिदा करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसके अपर जॉज और लोअर जॉज हैं, दो इसके इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं, मुंह की छत पे दो वोमेराइन टीथ हैं और मुंह के साइड्स पर मैक्सिलरी टीथ हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि नर मेंढक मादा मेंढकों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने वोकल सेक्स को हवा से भर लेते हैं, जिससे वो बुलंद आवाज में टरटरा सकें, जिसकी आवाज 1 मील दूर तक भी सुनाई दे सकती है। स्टूडेंट्स, अब मैं फोर्सेप की मदद से इसकी जिल्द को उठाऊंगी और कैंची की मदद से मिडिल लाइन पे एक कट लगाऊंगी। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन नीचे मौजूद मस्कुलर लेयर से जुड़ी नहीं होती। अब मैं आगे की जानिब ज़ेरी जबड़े तक कट लगाऊंगी और पीछे क्लोएका तक कट लगाऊंगी। अब मैं इसके साइड में इस तरह कट लगाऊंगी कि हम इसके फ्लैप्स को पिन कर सकें। अब मैं मिडिल लाइन के दोनों अतराफ दो मतवाजी कट लगाऊंगी, इस तरह के अंदर की एंटीरियर एब्डोमिनल वेन महफूज रहे। अब मैं मसल्स को शोल्डर बोन से गुजरते हुए ज़ेरी जबड़े तक काटूंगी। इस दौरान मैं छाती की हड्डियां काट दूंगी। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वेन क्लियर करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, आप ये एंटीरियर एब्डोमिनल वेन देख सकते हैं। अब मैं मसल्स को भी पिन कर दूंगी ताकि आप छाती और पेट का खला देख सकें। अब हम बॉडी कैविटी में मौजूद ऑर्गन्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हार्ट है, इसके पास ही ये इसके फेफड़े हैं, ये लिवर है। अब हम लिवर को उठाएंगे
तो पेट के निचले सिरे से बड़ी आंत तक मौजूद छोटी आंत का तयन कर सकते हैं। ये आ गई आपकी छोटी आंत, ये है इसका स्टमक, ये हम देख सकते हैं ये बड़ी आंत है। अब मैं लिवर और आंतों के नीचे यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आज़ा की निशानदही करूंगी। मिस, ये गुर्दों के ऊपर पीले रंग की उंगलियों जैसी क्या चीज है? मोहसिन, इन उंगलियों जैसे अजसाम को फैट बॉडीज कहते हैं। ये फैट को स्टोर करती हैं, जिससे मेंढक को एनर्जी मिलती है और मेंढक के जिस्म को गर्म रखने में मदद देती हैं। अब हम गुर्दों के ऊपर से पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हटाएंगे और नर या मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तलाश करेंगे। मिस, हम नर या मादा मेंढक में फर्क कैसे कर सकते हैं? अगर मेंढक मादा हो तो उसकी एब्डोमिनल कैविटी गहरे रंग के अंडों से भरी होती है। नर मेंढक का यूट्रस नहीं होता, जबकि मादा मेंढक का यूट्रस बड़ी आंत के नीचे मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसकी एब्डोमिनल कैविटी गहरे रंग के अंडों से भरी हुई है। ये इसका यूट्रस है जो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, बड़ी आंत के नीचे मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा मुशाहिदा मुकम्मल हो चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या देखा? मिस, हमने देखा है कि दिल सुर्खी माइल है और फेफड़े हल्के गुलाबी और नरम है। और मिस, लिवर ब्राउन और 2 लोज वाला है, जबकि गॉल ब्लैडर गोल और गहरा सब्ज है। शाबाश स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है कि आपने हर बात को याद रखा। आइए इसका रिकैप देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने बेहोश किए गए मेंढक को डायसेक्शन ट्रे में रखा और इसे डायसेक्ट किया। हमने पहले इसकी बैरूनी मॉर्फोलॉजी का मुशाहिदा किया और फिर मेंढक के 5 बड़े ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुशाहिदा किया। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का तजुर्बा यहीं खत्म होता है। आइए अब आज का सवाल देखते हैं। मेंढक का दिल इंसान के दिल से किस तरह मुख्तलिफ है? अगली बार इसी तरह के दिलचस्प प्रैक्टिकल के साथ दोबारा मिलेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।